एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी एग्जाम्स के बारे में। यानी कि आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस किसी भी एसएससी के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आपको रीजनिंग की ज़रूरत है, तो रीजनिंग का आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा बुक्स के बारे में कि कौन से बुक्स आपको लगाने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस और थ्योरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको करना है। उसके बाद हम लोग रिवीजन के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुक्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, ऐसा है कि एसएससी की एग्जाम्स में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो उतना टफ नहीं है और रीजनिंग के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ नहीं आते कंपेरेटिवली। यानी दूसरे एग्जाम से आप अगर कंपेयर करेंगे तो उतना भी टफ नहीं आता यहाँ रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, और तो और सीजीएल में जो है मेंस में इसका कोई झमेला भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें हाई लेवल की बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आर एस अग्रवाल की बुक लगाइए और वो ठीक ही है। अगर आप बाकी दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एम सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को लेकर के है तो फिर आपको आर एस अग्रवाल की बुक से बचनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ही दिया दिया हुआ है और उतने का ज़रूरत आपको होता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की बुक के। अगर आपको चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बुक मिल जाए, यानी कि प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बांट करके कोई बुक बना दे, तो वो आप ले सकते हैं। जो जिसका भी प्राइस आपको कम पड़े वो आप ले सकते हैं। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि इस पब्लिशर का अच्छा होता है उस पब्लिशर का अच्छा होता है। ठीक है, किरण का आता है, अरिहंत का आता है, इस तरह से और भी बहुत से पब्लिशर्स का आता है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा प्राइस का पड़े। ठीक है, या फिर अगर आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग बुक्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको ये नहीं करना कि अपना प्रिपरेशन अभी चालू नहीं करेंगे, थोड़ा देर रुक जाते हैं। या फिर बहुत लोग को क्या होता है कि देखिए, बुक्स के साथ दिक्कत ये है, बुक के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बुक एक बार पब्लिश हो गया, बन गया, तो उसके बाद उसको अपडेट होने में मिनिमम 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। अगले साल ही वो अपडेट होकर आता है। तो बीच में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम आया जिसमें कि आपको देखने को लगा कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो रहा है, तो वो बुक तुरंत अपडेट नहीं होता है। इसीलिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए इफ पॉसिबल आपके लिए हो। ठीक है, या फिर अगर आपको अभी बुक्स नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डीजी बुक्स के थ्रू। ठीक है, ये डीजी बुक्स क्या है, तो ये योर क्लासेस का एक प्रोडक्ट है जो कि एसएससी वगैरह और बाकी दूसरे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन करवाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा डीजी बुक्स में कि आपको टॉपिक वाइज, लेवल वाइज और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। उसका बंडल बना हुआ रहता है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप स्मार्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये जो है ये मॉक्स नहीं है, मोर देन मॉक्स है, इसलिए इसको मॉक समझने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा आपके जो भी प्रैक्टिस टेस्ट का हो, जिससे कि आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा और बाइलिंगुअल होंगे क्वेश्चंस, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा आपका ये क्वेश्चंस सारा। ठीक है, योर क्लासेस का प्रोडक्ट है और नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन एक बार आपको वहां से चेकआउट जरूर करना चाहिए, देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको जाकर के एक बार जरूर देखना तो जरूर चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको सही नहीं लगता, तो 3 दिन का रिफंड पॉलिसी भी ये दे रहे हैं। पूरे 100% आपको मनी बैक गारंटी है यहाँ पर। और अगर आप कूपन कोड वहां पर परचेस करते टाइम लगाते हैं ऑफ 30 का, तो ऑफ 30 कूपन कोड लगाने के बाद क्या होगा कि आपको 30% का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, इसके साथ में आपको क्या मिलेगा कि रिसेंट मंथ का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो भी वहां पर मिल जाएगा। तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं और ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो या तो आप चैप्टर वाइज की बुक लगा लीजिए या फिर आप योर क्लासेस से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ क्या है, प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। ठीक है, रीजनिंग के पार्ट में क्या है कि ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, यानी 80% टाइम अपना प्रैक्टिस को दीजिए और 20% टाइम दीजिए अपने थ्योरी के ऊपर। ठीक, तो क्या करिए कि 40 से 60 क्वेश्चंस जो है आप हर टॉपिक से लगाइए। रीजनिंग का जो भी टॉपिक आपके लिए आ रहा है उस बुक में आपको टॉपिक वाइज डिवाइडेड ही होगा, तो उस तरह से 40 से 60 क्वेश्चन लगाइए, ये इनफ है। ठीक है, 60 क्वेश्चन ज्यादातर में इनफ है। किसी किसी में आपको 60 से ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं, किसी किसी चैप्टर्स में जहां थोड़ा आपका वीक होगा, लेकिन इतने क्वेश्चन ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले तो आपको किसी भी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। कोई भी बुक आपको कंप्लीट बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी बुक का प्रैक्टिस करते हैं उसको कंप्लीट मत सॉल्व करिए, इससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। रीजनिंग में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था उतना टफ होता नहीं है, तो इसलिए आपको इसको
बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सकते हैं। रीजनिंग का प्रिपरेशन आप काफ़ी कम टाइम में हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करना, आपको क्वेश्चन स्किप कर करके करना है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता भी है कि इसका मतलब मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। स्किप का क्या मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर 5 को चाहिए, 5 के बाद 10 को चाहिए, 10 के बाद 15 को चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चंस को स्किप कर करके बनाइए। इस तरह से क्या होगा कि आपका मैक्सिमम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके कवर होते चले जाएंगे और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 10-20 बार बनाने से अच्छा है कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट क्या करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। मेनली क्या होता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो टफ नहीं होता, बस लेंदी तरह से हो जाता है और सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से क्या होता है कि लोग इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं अपना। तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। हमेशा जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपको साथ में एक टाइमर लगा लेना है अपने मोबाइल में या घड़ी में, जहां पर भी आपको टाइम लगा लेना है और टाइम के हिसाब से टाइम प्रैक्टिस करना है। टाइम प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप अपना एम रख रहे हैं कि मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस तरह का ही आपको एम लेकर के चलना है कि 8 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। हमेशा टाइमर लगा के सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि उस टाइम में उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। ठीक। नेक्स्ट है कि आप थ्योरी के बारे में क्या करें। तो थ्योरी के बारे में भी बहुत लोग पूछता है कि अब थ्योरी क्या करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी आपको रीजनिंग का मान लीजिए अगर आपको 20 टॉपिक्स है टोटल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो मान लीजिए आपको 20 टॉपिक है तो 20 का 20 टॉपिक का थ्योरी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज्यादातर का क्वेश्चन आप नॉर्मली बना लेंगे, क्योंकि देन अगेन एसएससी का जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग का वो उतना टफ नहीं होता कि आपको हर चीज एकदम डीप में घुस के पढ़ने का जरूरत है। कुछ कुछ टॉपिक्स होगा जहां पर आप फंसेंगे। ठीक है, तो सिर्फ टॉपिक में आप फंस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, बाकी दूसरे में आपको थ्योरी पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप बिना थ्योरी के क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको क्वेश्चंस फिर उसका जो है थ्योरी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थ्योरी करने का जरूरत है, मान लीजिए किसी को एक टॉपिक में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको ब्लड रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, रिलेशंस का क्वेश्चन में वो फंस रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर वो कर ही नहीं पा रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे उसको क्या करना है कि सीधा से आप जाइए ब्लड एंड रिलेशंस फॉर एसएससी, सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, जो भी वीडियो आपको मिलता है जिसका लेंथ थोड़ा सा कम है और थोड़ा सर्च रिजल्ट में ऊपर आ रहा है तो अच्छा ही वीडियो होगा, तो उसको जाइए सीधा देख लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरे से बार बार पूछते हैं कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बता दो भैया, मुझे यूट्यूब चैनल बता दो। देखिए, मैं चैनल कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं एक चैनल को अगर अच्छा बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि इससे भी बेटर कोई दूसरा चैनल हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ही लॉस हो जाएगा। और आप अगर मैं इस चैनल को अच्छा बोल रहा हूँ तो फिर दूसरा चैनल हो सकता है ये मेरे से नाराज हो जाए, या जो भी बात है, नाराज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, मुझे हर चैनल के बारे में पता होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करिए, किसी भी एक चैनल पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि हर चैनल हर चीज को अच्छे से पढ़ाएगा ये जरूरी नहीं है। एक चैनल हो सकता है ये टॉपिक अच्छा पढ़ाए, दूसरा चैनल दूसरा टॉपिक अच्छा पढ़ाता हो, हर चैनल अलग अलग टॉपिक को अच्छे अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, तो आप किसी भी एक चैनल पर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए, आप बस टॉपिक से लेकर के पढ़िए, टॉपिक को जाइए, सर्च करिए, जो भी वीडियो मिलता है जिसका लेंथ थोड़ा सा कम हो, लंबे वीडियोस को अवॉइड करिए। ठीक है, कुछ कुछ चैनल से मुझे समझ नहीं आता, एक छोटे से टॉपिक को बहुत खींचते हैं, बहुत लंबा चलाते हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ था ये ब्लड रिलेशंस के ऊपर हम लोगों ने बनाया है, उसके बाद हमने कैलेंडर का ऊपर, तो कैलेंडर का जो वीडियो है कुछ लोग इतना लंबा उसको खींचते हैं, मतलब 2-3 घंटा का कैलेंडर का वीडियो बना रखा है। तो ये सब लंबे वीडियोस को आप अवॉइड करिए, छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइडेड होते हैं वीडियोस वो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, तो उनको प्रेफर करिए और वहां से आप टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिवीजन आपको कैसे करना है। तो रिवीजन में क्या कर सकते हैं कि जो भी नए या फिर टफ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करते टाइम आपको क्या करना है कि उसको अपने बुक में मार्क कर लेना है। ठीक है, अब अगर आप योर क्लासेस से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये सब झमेला नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुक से कर रहे हैं तो बुक में क्या करना है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा नया तरह का आपको सवाल मिला, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको एक मार्क लगा देना है, इस तरह से आई लिख करके गोल कर देना है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसमें भी किसी तरह का निशान बना दीजिए, ऐसा क्रॉस लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ताकि आपको आगे इसका पता रहे कि ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है या टफ है। अब क्या करेंगे कि एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आपको क्या करना है कि इसी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितना भी मार्क्ड क्वेश्चंस है बुक में, यानी जिसमें भी आपने निशान लगाया था, टिक लगाया था, वो सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। निशान का मतलब ये जो इंपॉर्टेंट वाला निशान लगाया था या क्रॉस वाला जो निशान लगाया था, वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। इस टाइम में कुछ भी नया क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना, यही सब क्वेश्चंस जिसमें आपने निशान लगाए हुए थे उन सबको प्रैक्टिस कर लेना है, उन सबको देख लेना है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये सब करने के बाद भी टाइम बचता है, जो कि जनरली नहीं बचता है, लेकिन अगर आपने टाइम बचा लिया तो वेरी गुड, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और दूसरा क्या करना है कि इसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपने गलत किए थे या फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, जितने भी मॉक्स में जो भी आपने मॉक लगाया था टेस्ट सीरीज से, वो मॉक्स में जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए या आपने गलत किए थे रीजनिंग पार्ट के, उन सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, रिविजन में बस आपको इतना ही करना है, वो फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है कि फिर से मैं कुछ याद कर रहा हूँ या कुछ नया पढ़ रहा हूँ, वो सब मत करिएगा। रिवीजन इस तरह से आपका इफेक्टिव होगा। फाइनली आप बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने रीजनिंग के प्रिपरेशन के टाइम। तो इस टाइम क्या करिएगा
कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्क्वायर और क्यूब याद करते हैं एकदम 20 तक का 30 तक का याद करते रहते हैं, और जब तक उनसे याद नहीं होता तब तक वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करते। तो इस जंजाल में मत फंसिएगा, ज्यादा इसके बारे में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन में शायद हेल्प हो जाए। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है कि ये सब उतना हेल्पफुल नहीं रह गया। पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था, एक जमाना हुआ करता था जब आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स याद नहीं है तो आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन अब आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलाने वाले चला रहे हैं, मैंने भी चलाया था, ठीक है। तो स्क्वायर एंड क्यूब के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे बढ़िए, आराम आराम से इसको याद करिए, इसके वजह से अपना प्रिपरेशन रोकिए मत। और एक फाइनल बात है कि रीजनिंग का पार्ट जो है वो क्वेश्चंस हमेशा बिगिनिंग में सॉल्व मत करिए। मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग में पहला पार्ट आपका रीजनिंग का नहीं होना चाहिए। आप शुरुआत में इंग्लिश सॉल्व कर लीजिए, आप शुरुआत में जीके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन रीजनिंग कभी भी आपका नंबर 1 में नहीं रहना चाहिए। रीजन सिंपल सा है कि रीजनिंग का पेपर को हमेशा थोड़ा लेंदी बनाया जाता है। इसमें 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जो काफी लेंदी होते हैं, आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, लेंदी होते हैं। और शुरुआत में अगर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे सवालों के ऊपर तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरा तरह से हिट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इसको हमेशा शुरू में नहीं बनाना, बीच में बनाइए या एंड में बनाइए, ठीक है। तो बस इतना सही था इस वीडियो में देख के आपको अगर कुछ यूजफुल लगा होगा तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।